उत्साही साथी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है अगर आप बैठेंगे तो अच्छा होगा। आपका आपका ये उत्साह, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, कृपा करके बैठिए। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मेरी सबसे प्रार्थना है भले नीचे बैठना पड़े लेकिन अगर आप बैठेंगे तो अच्छा होगा। इधर इधर से मेरे साथियों से आग्रह है, आप यहां सुनाई देता है मेरी बात? सुनाई देती है? जरा प्रबंधक उस तरफ देखे भाई, जगह नहीं है तो कृपा करके आप कहीं पर भी नीचे बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय अधिवेशन में यहां उपस्थित और देश के कोने कोने से जुड़े प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। और आज कल मुझे पदाधिकारियों के साथ बैठने का अवसर मिला। कल दोपहर के से आप सबके साथ बैठने का अवसर मिला। मैं नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को और आप सबको बधाई देता हूं। जब मैं पदाधिकारियों की बैठक में साल भर के काम का रिपोर्टिंग सुन रहा था, मैं सचमुच में इतना प्रभावित हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता में रहने के बावजूद भी समाज के लिए इतना करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, संकटों के बीच भी करते हैं।
और सिर्फ भारत मां की जय के लिए करते हैं। ये 2 दिन भी जो चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे संकल्प को दृढ़ करने वाली हर बातें हुई है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए प्रेरक विषयों के लिए आप सबको भी, देश भर के कार्यकर्ताओं को भी नड्डा जी के माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के गणमान्य आध्यात्मिक मूर्तियों के निकट रहने का, उनके आशीर्वाद पाने का अवसर रहा है। और इसलिए मैं उस आध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीभांति जानता हूं, समझता हूं, अनुभव करता हूं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे। उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण किसी काम में मेरा संबंध आया हो, 24 घंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था। यानी कितने जागरूक थे। और अपनी विराट आध्यात्मिक यात्रा और उसके बाद भी वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं। जीवन भर उतनी सौम्यता के साथ उनका लोगों को मिलना, उन्होंने हमारे युवाओं को परंपराओं से जोड़ा, गरीबों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई। उनका पूरा जीवन
उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा जैसा है जिसने गरीबों और वंचितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। आज जब भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि उनके सिद्धांत और उनका आशीर्वाद ऐसे ही भारत भूमि को प्रेरणा देता रहेंगे। साथियों, पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो गति हासिल की है, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो हौसला पाया है, यह अभूतपूर्व है साथियों। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाई और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोरदार वापसी। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी। साथियों, पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बहुत हो गया, ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी घटना जरूर बताना चाहूंगा।
एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले मेरे प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल पे। बोले, मोदी जी, प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, आप बन गए। आपने इतने दशकों का संगठन का भी काम कर लिया, मुख्यमंत्री के रूप में भी इतना लंबा समय रह चुके, प्रधानमंत्री में भी दोबारा आ गए। अब इतना काम पा लिया है, अब तो थोड़ा बैठो, आराम करो, बहुत कर लिया। ये उन्होंने मुझे कहा था। उनकी वो भावना राजनीति के पुराने अनुभवों से थी। लेकिन साथियों, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं। 10 वर्षों में हमने जो हासिल किया, साथियों, वो तो एक पड़ाव मात्र है। मंजिल तक पहुंचने का एक नया विश्वास है। अभी हमें देश के लिए, कोटि कोटि भारतीयों के लिए, हर भारतीय का जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने का सपने हैं, संकल्प है, और उसके लिए बहुत से निर्णय भी बाकी है। साथियों, आज भाजपा युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान की शक्ति को विकसित भारत के निर्माण की शक्ति बना रहा है। पहले लोगों को लगता था कि सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। हमने सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की भावना से हर व्यवस्था को पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच से बाहर निकाला। जिनको किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा है। इतना ही नहीं, हमने उसको पूजा है। आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों को पहले किसी ने नहीं पूछा। हमने उनके लिए पीएम जनमन योजना बनाई। लाखों विश्वकर्मा परिवारों को किसी ने नहीं पूछा। हमने उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई।
रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमने उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई। साथियों, पहले की सरकारों ने महिलाओं के हितों की, उनके जीवन में आ रही परेशानियों की भी कभी चिंता नहीं की। हमारे यहां बेटियों को गर्भ में ही मार डालने की कितनी विराट समस्या थी। हमने इसके लिए सामाजिक चेतना, साथ साथ कड़े कानून दोनों का सहारा लिया। पहली बार देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक जन आंदोलन चला, जिसका एक बहुत ही सार्थक प्रभाव हुआ। हमने बालिकाओं के, महिलाओं के पोषण पर विशेष बल दिया। हमने पोषण अभियान चलाया ताकि गर्भवती महिलाओं को उचित मदद मिल सके। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। गर्भ के समय महिलाओं को उचित पोषण मिले, इसके लिए मातृ वंदना योजना के तहत 3.25 करोड़ से अधिक बहनों को सीधी मदद दी। हमने सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत लगभग 5 करोड़ गर्भवती महिलाओं को हेल्थ चेकअप किया। प्रयास यही था कि माता और शिशु दोनों के जीवन पर पहले जो खतरे रहते थे उन्हें कम किया जा सके। 2014 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर कितनी चिंताएं होती थी। हर कोई चिंतित रहता था। हमने रेप, बलात्कार ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की। ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई। साथियों, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठाया। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों पर लाल किले से नाराजगी व्यक्त की थी। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया। हमने 4 करोड़ घर बनवाए, जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा घर महिलाओं के नाम रजिस्टर हुए। हमने महिलाओं के नाम 3 करोड़ से ज्यादा घर रजिस्टर करवाकर उनको घर की मालकिन बनाया। हमने 10 करोड़ परिवारों की बहनों को पहली बार नल से जल दिया। हमने 12 करोड़ परिवारों की बहनों को टॉयलेट दिया। और टॉयलेट वो 4 दीवारी नहीं है, इज्जत घर है। हमने 1 रुपये में सुविधा सैनिटरी पैड्स की योजना शुरू की। हमने 25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। साथियों, बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, बेटियों को नौकरी करने में आसानी हो, इसके लिए हमने अनेक कदम उठाए। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप से 10 करोड़ बहनों को जोड़ा। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। खादी को जो फिर से नया जीवन मिला है, उसका फायदा भी सबसे अधिक गांव की बहनों को ही हुआ है। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। पहले फैक्ट्रियों में या दूसरी जगहों पर महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए अनेक अड़चने थी। हमने श्रम कानूनों में सुधार करके उनको भी दूर किया। हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस में महिलाओं की भर्ती 2 गुने से अधिक की। हमने सेनाओं के अग्रणी मोर्चों में महिलाओं की तैनाती को सुनिश्चित किया। हमने सैनिक स्कूलों और मिलिट्री एकेडमी के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए। साथियों, इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ भारत की नारी शक्ति से पूरे देश को प्रेरणा दे रहा था। साथियों, आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए
अवसर ही अवसर आने वाले हैं। मिशन शक्ति से देश में नारी शक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संपूर्ण इकोसिस्टम बनेगा। अब 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे। ड्रोन दीदी खेती में वैज्ञानिकता और आधुनिकता लाएगी। अब देश में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना से परंपरागत कला और शिल्प से जुड़ी बहनें सशक्त होगी। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बेटियों को शिक्षा और स्किल के मामले में सबसे अधिक फायदा होगा। गांव के पास ही बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने, बेटियां हमारी स्पोर्ट्स में कमाल करेगी। साथियों, आज जब मैं बीते 10 वर्षों की तरफ नजर डालता हूं तो कितना ही कुछ याद आता है। ये 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है। 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है। 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। 3 तलाक की बुराई के लिए विरुद्ध कड़ा कानून बनाने का साहस भी हमने दिखाया है। दशकों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी, उसे हमने ही पूरा किया। यह प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि वैसी अनेक सिद्धियों का निमित्त बन सके। साथियों, कोई भी देश हो, वो अपना भविष्य तभी संवार सकता है जब वह अपने इतिहास को सहज कर रखता है। बीते वर्षों में भारत ने अपने इतिहास को सहेजा भी है, संवारा भी है। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण किया। हमने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाई। हमने अंडमान में नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामकरण किया। हमने दांडी में नमक सत्याग्रह का आधुनिक स्मारक का निर्माण किया। हमने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ को विकसित किया। हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में म्यूजियम बनाया। सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे कार्यकाल में बनी। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस हमारी सरकार ने घोषित किया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का अवसर हमें मिला। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में याद करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। 26 दिसंबर को हमने साहिबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने का फैसला भी हमारी सरकार ने किया और 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे भी हमारी ही सरकार के प्रयासों से घोषित किया। साथियों, विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है। बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने। जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है।
और हमारा वायदा है विकसित भारत का। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। और जब मैं भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की बात करता हूं, तो उसका मतलब भी बहुत गहरा है। इसका मतलब है भारत के आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य का कई गुना विस्तार, चहुं दिशा में विस्तार। साथियों, हम इसके लिए कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसका हिसाब लगाना भी जरूरी है। भारत को, यह आंकड़ा याद रखिए, भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे थे। 60 साल। 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया तो 2 ट्रिलियन मार्क भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। एक के लिए 60 साल, 10 साल में 2 और जोड़ दिया। जब भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था और 11 से 10 पर आने में दम उखड़ गया उनका, हम 11 से 5 पर ले आए। अर्थव्यवस्था जब 11 नंबर पर थी, तब इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए भी नहीं बन पाता था। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो भारत का इंफ्रा बजट 11 लाख करोड़ को पार कर चुका है। इसी वजह से आज गरीबों को 1 करोड़ों घर बन रहे हैं। आज गरीबों के घर तक पानी पहुंच रहा है। आज देश में रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं। गांव तक की सड़कें बन रही है। जब भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आएगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास कार्यों के लिए हमारे पास कितनी ज्यादा पूंजी होगी। इसलिए भारत के टॉप 3 इकोनॉमी में आने का मतलब है भारत के हर परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा। भारत के हर परिवार की आय बहुत अधिक बढ़ जाएगी। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आधुनिक बनेगा। भारत में रोजगार के लिए नए सेक्टर खुलेंगे, रोजगार के और ज्यादा मौके मिलेंगे। भारत के युवाओं को भारत में ही फंडिंग के ज्यादा से ज्यादा अवसर आएंगे। भारत की महिलाओं को हर मोर्चे पर आगे बढ़कर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। हमारे किसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम करेंगे, कृषि उत्पाद में वैल्यू एडिशन करेंगे। लोगों की जीवन बेहतर बनाने के लिए देश में पर्याप्त संसाधन
और आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद होगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आज विकसित भारत अभियान की बागडोर भी भारत के युवाओं ने संभाली है। पिछले 1.5 साल में विकसित भारत के संकल्प से जुड़े सुझावों के लिए, और लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम बात पता, ऐसा नहीं है। इस पर हम 1.5 साल से चुपचाप काम कर रहे हैं। सरकार की मशीनरी को लगाया है और आपको जानकर के खुशी होगी, अब तक 15 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत कैसा हो, रोडमैप कैसा हो, इनिशिएटिव कैसे हो, नीतियां कैसी हो, इसमें विचार विमर्श हुआ है। लोगों ने अपने आइडिया दिए हैं और आपको जानकर के और खुशी होगी, इन 15 लाख में से आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिनकी उम्र 35 से कम है। पूरी युवा सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इन लाखों युवाओं ने विकसित भारत का रोड मैप सुझाया है। साथियों, युवा ऊर्जा से भरा हुआ भारत आज अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है, और जो लक्ष्य तय करता है अपनी आंखों के सामने उसे प्राप्त भी करता है। हम 2029 में 2029 में भारत में यूथ ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करें, इसके लिए काम कर रहे हैं। हम 2030 तक हमारी रेलवे को नेट जीरो टारगेट पर ला करके कार्बन मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम 2030 के बजाय अपनी टारगेट डेट से 5 साल पहले ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे। भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी नीतियां बना रहा है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में हमारे देश में अनगिनत ग्रीन जॉब्स बनेगी। साथियों, विकसित भारत वो नहीं होगा जिसका भविष्य भाग्य के भरोसे हो। इसलिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता को हम तेजी से कम कर रहे हैं। इसलिए हम देश के लिए बड़े लक्ष्य बना रहे हैं और उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रहे हैं। भविष्य में हम एक ऐसा भारत देखेंगे जिससे लाखों करोड़ रुपए का खाद्य तेल बाहर से लाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे पाम ऑयल मिशन की मदद से हमारे किसान इतने सशक्त हो जाएंगे कि वो देश के पैसों की बचत कर सके। बीते कुछ वर्षों में दलहन, तिलहन और श्री अन्न के लिए विशेष नीतियां बनाई है, जिससे छोटे छोटे किसानों को मदद हो रही है। भविष्य में भी हमारे किसानों को इनसे और लाभ मिलेगा। किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने देश के कोने कोने में अमृत सरोवर अभियान भी शुरू किया। आजादी का अमृत महोत्सव, हम बहुत कुछ कर सकते थे। हम दिल्ली के अंदर कोई एक बड़ा ताबूत खड़ा कर देके नाम लिखवा सकते थे कि आजादी के अमृत काल में मोदी जी ये बना के गए। हमने आजादी के अमृत वर्ष को जन आंदोलन बनाया और काम क्या किया? तालाब बनाए। हर गांव में जब तालाब बनते हैं ना, वो किसान को सुरक्षित करते हैं, शुद्ध पानी की गारंटी देते हैं, जमीन उर्वरक बना देते हैं। लंबे भविष्य को सोच करके ऐसे काम हम करते हैं। और इस अभियान के तहत देश में अब तक 60,000 से ज्यादा नए सरोवर बनाए जा चुके हैं। 60,000 तालाब, शायद ही किसी सरकार के नसीब में इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य आया होगा। ये सरोवर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों की मदद करेंगे। आज ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े अभियान
और सोलर रूफटॉप मिशन के कारण देश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द भारत दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनेगा और इससे पूरी दुनिया में नई कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन को भी भारत गति देने का निमित्त बनने वाला है। पोर्ट लेड ग्रोथ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक आने वाले समय में हर क्षेत्र को नई ऊंचाई मिल सकेगी। साथियों, भाजपा आज देश का एकमात्र दल है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रति इतना आग्रही भी है और इतना समर्पित भी है। मैं पिछले महीने के अपने अनुभवों को भी कभी भूल नहीं सकता। इस दौरान मुझे भगवान श्री राम से जुड़े कई स्थानों में भ्रमण करने का अवसर मिला। मेरा 11 दिन का अनुष्ठान चल रहा था। उस अनुष्ठान के दरमियान मैं नासिक, लेपाक्षी, त्रिप्रयार, श्रीरंगम, रामेश्वरम, धनुषकोडी, मैं इन जगहों पर एक सामान्य साधक के तौर पर गया था। इस दौरान मुझे दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से जो स्नेह मिला, आशीर्वाद मिले, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता और पॉलिटिकल पंडितों के पैरामीटर में कभी आ भी नहीं सकता है जी। जब मैं सड़कों से गुजर रहा था, लोग अपने वचन से, अपने भावों से मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे। इस दौरान मुझे कंब रामायण का पाठ सुनने का अवसर मिला। ये ठीक उसी जगह पर हुआ जहां महान कवि कंबन ने 800 वर्ष पहले अपने रामायण की रचना की थी। आप कल्पना कर सकते हैं उसी स्थान पर बैठ करके जो मैं कंब रामायण सुन रहा था, उस भाव विश्व को मैं ही अनुभव कर सकता हूं। एक ऐसा अद्भुत क्षण था जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पूरी तरह समाहित थी। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने भी कम अधिक मात्रा में इसे महसूस किया होगा। हम हमेशा विभिन्न तरीके से देशवासियों को करीब लाने का निरंतर प्रयास करते हैं। एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमारी कोशिश रहती है। चाहे संयुक्त राष्ट्र में पहली बार जाकर के कोई तमिल में बोलता है, जगत गुरु बसवेश्वरा का संदेश दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हम लेके जाते हैं। काशी तमिल संगमम का आयोजन हो, काशी तेलुगु संगमम का आयोजन हो, या फिर बीएचयू में सुब्रमण्यम भारती के नाम पर चेयर की स्थापना हो। हम G20 करते हैं तो भी देश के कोने कोने में जाकर के करते हैं। हम विश्व के मेहमान आते हैं तो दिल्ली को ही देश नहीं मानते, हम हर राज्य में लेकर के जाते हैं। हमारे राजभवनों में हर राज्यों के स्थापना दिवस बनाए जाते हैं। कोई भी राज्य भवन होगा, नागालैंड का भी वहां स्थापना दिवस मनाया जाएगा और गुजरात का भी मनाया जाएगा, महाराष्ट्र का भी मनाया जाएगा, गोवा का भी मनाया जाएगा। हर राजभवन में राष्ट्रीय एकता का एक प्रकार से उत्सव बना दिया जाता है। हम अपनी विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे दिल के बहुत करीब है। इसे मजबूत बनाने के लिए हम काम करते हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारी गवर्नेंस में भी दिखाती है। हर क्षेत्र के विकास पर हमारा पूरा फोकस है। नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण आपके सामने है। पहले की सरकारों में नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया क्योंकि पार्लियामेंट की सीटें कम है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। हम वोट और सीटों के हिसाब से काम नहीं करते। मेरे लिए तो मेरे देश का हर कोना समृद्ध हो, विकसित हो,
ये हमारा भाव है। आज चाहे सियाचिन हो या फिर देश के आकांक्षी जिले हो, कोई हमसे दूर नहीं है। वो गांव जिन्हें पहले आखिरी गांव कहा जाता था, हमारे लिए देश के वो पहले गांव बन गए। और मेरे सारे कैबिनेट के मंत्री उन गांवों में रात बिता करके आए। कुछ मंत्रियों को तो -15 डिग्री में रात को रुकना पड़ा वहां, क्योंकि हम आत्मसात करना चाहते हैं। हमारे लिए देश का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है, हर हिस्से पर हमारा फोकस है। साथियों, जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखता है और जिसके लिए लोकतांत्रिक मूल्य प्रमुख रहते हैं, वो भी अगर न्यूट्रल है तो पब्लिकली हमारी प्रशंसा करते हैं, न्यूट्रल नहीं है तो खानगी में तो कर ही देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, हमने समय के साथ खुद को सकारात्मकता के साथ बदलने का प्रयास किया है। हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को नए और आधुनिक विचारों के लिए खुला रखा है। आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सत्ता के केंद्र में रहे, उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही। अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया। हमने इस व्यवस्था को भी बदल दिया। हमने नए लोगों को मौका दिया कि वो हमारी व्यवस्था का हिस्सा बने और परिणाम ला करके दिखाएं। इससे व्यवस्था में नयापन आया और इसका लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रहा। हमारी कैबिनेट में रिकॉर्ड संख्या में नॉर्थ ईस्ट के मंत्री हैं। नागालैंड से पहली बार एक महिला राज्यसभा में सांसद बन गई है। हमें गर्व है कि हमने पहली बार त्रिपुरा के व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर स्थान दिया है। पहली बार हमारी सरकार में अरुणाचल प्रदेश को कैबिनेट मिनिस्टर मिला है। पहली बार गुर्जर मुस्लिम को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारी सरकार में ही गोवा से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हमें गर्व है कि हम बीजेपी के एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा है जो मंत्रालय में रिकॉर्ड ओबीसी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। अमित भाई ने इसका विस्तार से वर्णन किया, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं कहना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास हमारे काम से ही झलकता है। हमें गर्व होता है जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर के द्वारा लाखों सिख श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती है। अब कल्पना कीजिए, 70 साल तक भारत की सीमा में रह करके हमारे सिख पंथ के अनुयायी दूरबीन से पाकिस्तान के अंदर करतारपुर साहिब के दर्शन करते थे। हमने रास्ते खोल दिए दोस्तों। अब वो स्थिति बदल गई है। हमने लंगर की वस्तुओं से जीएसटी भी हटा दिया। हमने स्वर्ण मंदिर के लिए एफसीआर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया, जिससे विदेशियों को सेवा करने का अवसर मिला है। पहली बार वीर बाल दिवस मनाकर हमने सत्य और न्याय के लिए बलिदान देने वाले साहसजादों को, शौर्य को सम्मान दिया। आज केरल का बच्चा भी जानता है कि साहबजादे का बलिदान कैसा था। नागालैंड का बच्चा भी जानता है कि साहबजादों ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। साथियों, अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे सम्मान के साथ भारत लाए। इसके साथ ही हमारी सरकार ने हज की प्रक्रिया में सुधार करके यात्रा को सुविधाजनक बनाया। आज बिना महरम के हज करना भी संभव हुआ है। इससे महिलाओं के लिए भी हज करना आसान हुआ और हजारों महिलाएं गई। साथियों, 2014 में जब मैंने शपथ ली तो हमारे कई आलोचक कहते थे
मोदी जी एक राज्य के बारे उनका क्या अनुभव है? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी दुनिया, ये मोदी क्या करेगा, कैसे करेगा? ठीक है, गुजरात चलाया होगा, लेकिन वो सब सोच लें, देख लें, विदेश नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। अभी मैं कुछ दिन पहले ही यूएई और कतर से जाकर के आया हूं। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं, ये आज दुनिया देख रही है। आज पश्चिमी एशिया के देशों से हमारे संबंध अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। 2015 में जब मैं यूएई गया था पहली बार, आप हैरान हो जाएंगे, मेरे पहले 34 साल तक देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था। सोचिए किस तरह हमने उस पूरे क्षेत्र को छोड़ रखा था। कांग्रेस की सरकारें पूरे वेस्ट एशिया को सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में देखा करती थी। उन्हें भारतीयों की शक्ति और उनके विश्वास पर भरोसा ही नहीं था। लेकिन आज भारत इस क्षेत्र से संबंधों का नया अध्याय लिख रहा है। पहले लोग सोचते थे कि बस तेल का इंपोर्ट कर लेते हैं और यहां से कुछ लेबर भेज देते हैं ताकि उनको रोजी रोटी मिल जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं और हम निरंतर विकास कर रहे हैं। यहां तक कि अरब के 5 देशों ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान तक दिया है। यह सम्मान मोदी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य का सम्मान है। और भाइयों बहनों, विदेश नीति के जो भी जानकार हैं, वो विदेश से मिले हर संकेत भी पकड़ ले रहे होंगे। आज अलग अलग देशों में सत्ता और विपक्ष के दल ये खुलकर मानते हैं कि भारत के सशक्त होने से पूरी दुनिया का हित होने वाला है। ये पूरी दुनिया मानने लगी है। आज हर महाद्वीप में भारत का सम्मान, भारत की ताकत बढ़ रही है। हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। और इन सब के बीच कोई देश हमारी सरकार से बातचीत के लिए, आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की।
आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है, तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए। इन्होंने अप्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, HAL को खत्म किया जा रहा है। ये लोग तो HAL के बाहर फोटो तक खींचवाने के लिए चले गए थे। लेकिन देखिए HAL आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है। आज देखिए कितने सारे ऑर्डर आज उनके यहां बुक किए गए हैं। आज जरा देखिए HAL का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। जब एयर स्ट्राइक हुई तो उसकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे। कांग्रेस भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। साथियों, कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा। क्या लड़ाई है? कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा। इसलिए गाली गलौज और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, यही समय है, यही समय है। भारत के इतिहास में आज वो समय आ गया है जब हमें अपने देश का भाग्य बदल देना है। और साथियों, मैंने देशवासियों को लाल किले से कहा था और आपको तो कई बार कह चुका हूं। मैंने देशवासियों को कहा था कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 11 घंटे काम करेगा। अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा। अगर आप 14 घंटा काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। मेरे साथियों, देश भर के मेरे कार्यकर्ताओं, देश भर के मेरे देश को उज्जवल भविष्य के लिए आशा लगाकर बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहूंगा,
आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिला है। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है। और मेरी एक व्यक्तिगत प्रार्थना है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? करोगे? हर लाभार्थी के पास जाइए, उनको कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। और इसमें आपको नमो ऐप से भी बहुत मदद मिलेगी। आप नमो ऐप के जरिए मेरा प्रणाम और मेरी चिट्ठी उन लाभार्थियों तक जरूर पहुंचाएंगे। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जिस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा ना हो। आपको उन्हें पिछले 10 वर्षों के काम और आने वाले 5 वर्षों के प्लान, इसके विषय में जरूर बताना है। मैं आपको उन्हें नमो ऐप पर विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए हमें उसको जोड़ना है। वो हमारा एम्बेसडर है। मतदान के दिन इन सभी मतदाताओं को बूथ पर लाकर हमें कमल निशान पर मतदान करवाना है और जहां एनडीए के साथी हो उनके निशान पर मतदान करवाना है। साथियों, हमें याद रखना है, हमें सिर्फ सरकार बनाने के लिए लोगों को नहीं जोड़ना, बल्कि देश बनाने के लिए भी तो लोगों को जोड़ना है। जो किसी भी कारण से अभी भी भाजपा से दूर है, उन तक हमें पहुंचना है। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा मंत्र है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। और इसके लिए भाजपा जरूरी है। इसके लिए भाजपा सरकार जरूरी है। आज देश की जनता कह रही है, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे, इसलिए किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे, इसलिए साथियों, आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। आप सबको मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं समझता हूं अभी वंदे मातरम होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद अभी राष्ट्रगान होगा। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान।
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे